नमस्कार दोस्तों, आपका सिंह एकेडमी कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान का ऊर्जा का स्रोत का कुछ नोट्स आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसको आप देखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो जैसे अब मान के चलो ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, इसको हम आपको समझना पड़ेगा कि ऊर्जा क्या होती है। तो ऊर्जा हमारे कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा हमको खाना पकाने या किसी भी मात्रा में हमको मिलता है, कहीं ना कहीं किसी चीज में हम जैसे गैस भी जला रहे हैं, वहां पर भी हमको ऊर्जा मिल रहा है। सन का प्रकाश है, मतलब सूर्य की ऊर्जा, वहां से भी हमको एनर्जी मिल रहा है। लकड़ी को जलाने पर भी हमको ऊर्जा मिल रही है। गर्म कर रहे हैं, उसमें उष्मा भी हो रहा है। तो इस तरीके से हमको ऊर्जा को आप समझ सकते हो। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। तो जैसे हमारा प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्य करे, वो हमारे ऊर्जा का द्रव्यमान होता है। जो आसानी से उपलब्ध हो उसे हम कहते हैं। तीसरा क्या हो गया, जो भंडारण और परिवहन में आसान हो, उसे हम, जिसको भंडारण का मतलब जिसे हम रख सके और कहीं ले आ जा सके, वो आसान हो, उसको हम बोलेंगे। वह सस्ता हो, मतलब वो जो महंगा ना हो, वह सस्ता हो। जलने में प्रदूषण ना फैलाए, ये हमारे ऊर्जा का कुछ उत्तम स्रोत है। अब देखिए, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, इसको आप देखेंगे तो आप समझेंगे उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। तो उत्तम ईंधन को निम्नलिखित गुण होना चाहिए, जिसे दहन के बाद प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा मुक्त हो, वो आसानी से सस्ती दर पर उपलब्ध हो, जलने में अत्यधिक धुआं ना उत्पन्न करे। चौथा हो गया, इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो तथा ऊष्मीय मान अधिक हो। इस तरीके से आप देखेंगे। अब ये तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो किसका उपयोग करेंगे और क्यों करेंगे। तो उत्तर हम इस तरीके से, जो इसमें एनसीईआरटी के बुक का सॉल्यूशन में दिया हुआ है, उसमें हम देखेंगे। हम एलपीजी का गैस विद्युतीय उपकरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका दहन से धुआं नहीं निकलता। यदि आसानी से उपलब्ध हो तथा उसका उपयोग सुगमता पूर्वक किसी भी समय हम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमारे घर में गैस है, और गैस जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, हम जब भी चाहें उसको जला सकते हैं। जब उसमें गैस हो तो उसको हम आसानी से जला सकते हैं। उसमें धुआं नहीं फैलेगा, और उससे धुआं नहीं फैलेगा तो हमारा प्रदूषण नहीं निकलेगा। वो सस्ता हो और भंडारण और परिवहन रखने में आसानी से किया जा सकता है। भंडारण परिवहन का मतलब कि एक जगह से सिलेंडर उठाकर हम रख दिए, उसको हम जला सकते हैं, एक जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। ये वांछित ऊर्जा आवश्यकता अनुसार प्राप्त की जा सकती है। जब चाहे हम उसको जला सकते हैं और जब चाहे उसको हम बंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जीवाश्मी ईंधन की क्या हानियां होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जीवाश्मी ईंधन की निम्नलिखित हानियां होती है। जैसे जीवाश्मी ईंधन को बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं तथा इसके भंडारण सीमित है। जैसे जीवाश्मी ईंधन में हमारा क्या क्या आता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, इसको हमको जल बनाने में बहुत सारा समय लगता है। तो ये हमारे जीवाश्मी ईंधन होते हैं। जीवाश्मी ईंधन के यह एक अनवीनीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के दो टाइप का ऊर्जा होता है, नवीनीकरणीय ऊर्जा और अनवीनीकरणीय ऊर्जा। नवीनीकरणीय ऊर्जा में हमारा सूर्य का प्रकाश, हवा, समुद्र, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, नवीनीकरणीय ऊर्जा। अनवीनीकरणीय ऊर्जा में हमारा आ जाता है कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, इस तरीके से गैस वगैरह आ जाता है। ये हम कर सकते हैं। जैसे इसमें जैसे दूसरा जो दिया हुआ है
कि जीवाश्मी ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन को जलाने पर वायु प्रदूषण होता है। वायु को कार्बन की मात्रा बढ़ने पर के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं? ये एक प्रश्न आ गया, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, अतः इन्हें बचाने की आवश्यकता पृथ्वी के अंदर कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि को सीमित मात्रा में मौजूद है। यदि इसका प्रयोग बार बार करते हैं तो यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमें ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोतों के रूप में ध्यान देना चाहिए। जैसे मान के चलो हम पेट्रोल जला रहे हैं, पेट्रोल को हम गाड़ी में यूज कर रहे हैं, कोई भी जो भी चलाने वाली वो गाड़ी हो गया, कार हो गई, जीप हो गई, बाइक हो गया, इसमें हम उसको हम समाप्त कर पा रहे हैं। तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स कारें आ गई है या इलेक्ट्रॉनिक्स बाइक आ गई है, उसके जगह पे हम इसको सहारा ले सकते हैं और हम क्या करेंगे, सप्लाई किससे हम चार्ज करके उसको हम चला सकते हैं। लेकिन पेट्रोल खत्म हो जाने के बाद हम पेट्रोल को हम जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा सूर्य का प्रकाश क्या है, उससे हम एनर्जी ले सकते हैं। एनर्जी लेकर हम अपने एनर्जी लेंगे, उसको हम किसी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारा आप घर में आप देखते हो कि जैसे हम सोलर प्लेट लगाते हैं, सोलर प्लेट लगाने पर हमारा जो एनर्जी इकट्ठा होता है, एनर्जी से हम दूसरे एनर्जी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारा एनर्जी का क्या मतलब है, ऊर्जा का हमारा क्या मतलब है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का हम ना हम संरक्षित कर सकते हैं, ना ही हम उसको हम रक्षित नहीं कर सकते। एक से दूसरे रूप में हम उसको रूपांतरण कर सकते हैं, यही हमारा ऊर्जा का नियम है। तो ये ऊर्जा का नियम को हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आप इसको अगर आप बात को समझे होंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमारे घरों में जैसे हमने सप्लाई ले लिया, सप्लाई लेने के बाद क्या किया, जैसे हमारा करंट आया, करंट को हम क्या कर रहे हैं, एक से दूसरे जगह पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करने में करंट आया, बल्ब जल रहा है, टीवी जल रहा है, टीवी को हम चला पा रहे हैं, पानी को चढ़ा पा रहे हैं, मतलब टंकी में पानी को चढ़ा पा रहे हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह पे हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा एनर्जी का होता है। अब हम आगे वाला प्रश्न को देखते हैं। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयोग है? तो देखिए, सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयोग कौन सा है? तो सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयोग दर्पण अवतल दर्पण है, क्योंकि ये अभिसारी दर्पण होता है और सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, जिसके कारण शीघ्र ही इसका ताप बढ़ जाता है। तो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के क्या करता है, ये अभिसारी है। जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, वो जल्दी ही किरणों को अपने पास वो खींचेगा, जिसके कारण इसका ताप बढ़ जाएगा और हमारा सोलर प्लेट जल्दी चार्ज होने लगेगा। अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं। महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की क्या सीमाएं होती है? मतलब सीमाएं के मतलब हम लिमिट बोलते हैं, उसकी क्या लिमिट होगी? तो महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा निम्न सीमाएं हैं। जैसे तरंग, पहला उसमें क्या होगा कि तरंग ऊर्जा के व्यापारिक उपयोग के लिए तरंगे का अत्यंत प्रबल होना आवश्यक है। ज्वार भाटे के समय जल स्तर चढ़ने बढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बांध के द्वारा स्थिर टरबाइन के ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, परंतु इसके केवल कुछ ही क्षेत्रों में सफल होते हैं। तीसरा क्या है हमारा, ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण में लागत बहुत अधिक होती है तथा ऊर्जा उत्पादन बहुत कम होता है। तो ये हमारी कुछ सीमाएं हैं। अब हम समझते हैं कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। भूतापीय ऊर्जा
जब भूमिगत जल स्थलों के संपर्क में आ जाता है तो भाप उत्पन्न हो जाती है। जब यह भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप की लाइनों द्वारा निकाली जाती है। यह भाप विद्युत जनरेटर की टरबाइन से घुमाती है तथा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इन तप्त स्थलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। इसको हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, इसका महत्व क्या है, इसको हम समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इसकी प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इसको हम विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। अब देखिए क्या कोई ऊर्जा स्रोतों से प्रदूषण को मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? इसका उत्तर हमको इसमें जो दिया है इसको मैं समझाने के लिए कोशिश करता हूं। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण से मुक्त हो जाता है, मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं, ऐसा कोई ऊर्जा नहीं है जो प्रदूषण मुक्त हो। सौर सेल हालांकि प्रदूषण मुक्त है, परंतु उस युक्ति को जुटाने के लिए पर्यावरण को क्षतिग्रस्त हो सकता है। मतलब अगर हम सौर सेल हालांकि प्रदूषण मुक्त है, परंतु अगर हम सौर सेल को ज़्यादा यूज करें तो पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अधिक स्वच्छ मानते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं? इसको हम देखते हैं। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि यह दहन होने पर जल उत्पन्न करता है, अतः यह प्रदूषण नहीं फैलाता। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता, यह दहन होने पर जल उत्पन्न करता है, अतः यह प्रदूषण नहीं फैलाता। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिनके आप नवीकरणीय मानते हैं। अपने चयन पर तर्क दीजिए। जैसे एक तो हो गया हमारा पवन ऊर्जा, और दूसरा क्या हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, और तीसरा आप जल विद्युत ऊर्जा भी मान सकते हैं। तो आप इसको देखिए, पवन ऊर्जा क्या होती है? पवन ऊर्जा उन्हीं जगहों पर पाई जाती है जहां वर्षा के समय तेज गति से पवनें चलने लगती है। टरबाइनों की गति के लिए पवन ऊर्जा की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसका उपयोग के लिए संचायक सेलों की सुविधा होनी चाहिए। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है। जल विद्युत ऊर्जा, ये ऊर्जा भी नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत से उत्पन्न होती है। इसकी लागत ये महंगी भी होती है। जैसे हम इसका जल विद्युत ऊर्जा अगर हम लगाते हैं तो इसकी लागत भी बहुत ज़्यादा होती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए जिन्हें आप समान मानते हैं और इसे तर्क दीजिए। जैसे मानकर चलिए कोयला एवं पेट्रोलियम वे स्रोत है जो समाप्त हो जाएंगे। इसका भंडारण सीमित है और एक ना एक दिन ये अवश्य समाप्त हो जाएंगे। इन ईंधन को निर्मित होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, अतः इन्हें पुनः प्राप्त करना असंभव है।
असंभव है। तो ये सब कुछ आपके कुछ क्वेश्चन हो गया जो आप अगर इसको आप समझेंगे तो आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल साबित होगा। आशा करता हूं कि आपको ये ऊर्जा का स्रोत का कुछ शॉर्ट नोट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि फिर से मैं कुछ इस पे टॉपिक को डिस्कस करूंगा, आपको कुछ समझ में आएगा। और इस चैनल से जुड़िए 10वीं से रिलेटेड हिंदी मीडियम के लिए, स्पेशली इस पे मैथ, साइंस, इंग्लिश कुछ टॉपिक जो आपके लिए बेसिक चीज़ होंगी वो मैं आपको लाकर कंप्लीट कराते रहूँगा और आपको समझाते रहूँगा। चलिए, देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।